हेलो एवरीवन, लर्निंग बैच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंपनी लॉज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे कल के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। होपफुली काफ़ी लोगों ने तो प्रिपरेशन कर ली होगी, लेकिन कुछ लोगों की डिमांड थी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ कि किन क्वेश्चंस को एटलीस्ट कम से कम आपको इतने क्वेश्चंस तो करके जाने चाहिए, और इन्हीं में से आपको कल क्वेश्चंस 110% शॉर्ट मिल जाएंगे। कल के एग्ज़ाम की बात करूँ तो आज हमारी डेट है 31 दिसंबर 2022। तो कल 1 जन हो जाएगा, न्यू ईयर हो जाएगा। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और कल आपका एग्जाम्स भी है, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। और इन क्वेश्चंस को आप करके जाएंगे तो 110% आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपको लिस्ट बता रहा हूँ चैप्टर वाइज। उससे पहले अगर आप लोगों के एग्ज़ाम्स में अभी टाइम है, यानी 10 से 15 दिन भी अगर एग्ज़ाम्स में बचे हुए हैं, तो आप मेरे इस कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं। द प्राइस इज़ 249, जिसके अंदर मैंने कंपनी लॉ को बिल्कुल स्टेप वाइज स्टेप जो है प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट तोड़ तोड़ के इसमें बताए हुए हैं विद प्रॉपर अच्छे वाले एग्जाम्पल के साथ। लेकिन कल एग्ज़ाम्स जिनका है वो प्लीज़ इसको बाय ना करें, और जिसके पास टाइम है अभी थोड़ा सा, एटलीस्ट 10 दिन हफ्ता भर भी है, तो आप इस कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं, अदरवाइज़ ना करें। अभी मैंने नोटिस किया कुछ लोगों ने इसको जल्दी में क्या है एनरोल कर लिया कल के पेपर के लिए। तो प्लीज़ यार डोंट वरी, मैं उनके पैसे जो है रिफ़ंड कर दूंगा, क्योंकि ना इसमें अभी लास्ट के 1-2 चैप्टर्स मैंने इसमें अपलोड नहीं करे हुए हैं, इसीलिए मैं कल वाले एग्जाम्स के लिए मना कर रहा हूँ। अदरवाइज़ 7-10 दिन के बाद जिसके भी एग्जाम्स है वो इसमें इनरोल कर सकते हैं। शुरू करते हैं हम चैप्टर वाइज अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिन क्वेश्चन को आपको कवर करके जाना है कल के लिए। चैप्टर नंबर 1, द कंपनी एंड इट्स नेचर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। वाई? बिकॉज क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो कंपनी लॉ है, तो उसके बारे में उसका बेसिक जानने की ज़रूर कोशिश की जाती है। हर एग्जाम में आप प्रीवियस ईयर के कोई सा भी पेपर उठा लो, उसमें आपको यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे? फर्स्ट कि भाई डिफाइन करो कंपनी को, तो एक छोटी सी डेफिनेशन रेडी करके जाओ कंपनी की, और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखेंगे, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, 10 ईयर से पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रेडी करके जाओ। जैसे कि कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होता है, कंपनी की खुद की एक कॉमन सील होती है, कंपनी के अंदर एक फीचर होता है कि जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है सभी मेंबर्स की, परपैचुअल सक्सेशन का एक इसके अंदर बेनिफिट होता है, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो ये सारे फीचर्स आपको रेडी करके जाने हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, कंपनी और पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर डिफरेंस बताओ। जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो वहाँ पे अलग अलग फॉर्म्स होते हैं बिजनेस रन करने के। जैसे सोल प्रोपराइटर में हम अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं, हम पार्टनरशिप फॉर्म ओपन करके बिजनेस को रन कर सकते हैं, हम कंपनी को रजिस्टर करके अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं, HUF ओपन करके हम अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर करके हम अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं, या फिर NGO वगैरह बनाकर भी हम अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं, बशर्ते NGO में प्रॉफिट मेकिंग इंटेंशन नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे ये दो जो एंटिटीज़ हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछने की बात कर रहा है, तो इसको रेडी करेंगे आप इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि भाई कॉर्पोरेट वेल क्या होती है। देखो, जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे होंगे, फीचर्स पढ़ रहे होंगे, वहाँ पर आपको एक फीचर दिखता है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, मैं थोड़ा फास्ट करवाऊंगा चीज़ें और शॉर्ट लिखने की कोशिश करूंगा ताकि वीडियो लेंदी ना बने। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या कहता है कि जो कंपनी है वो अपने मालिकों से या फिर मेंबर से बिल्कुल सेपरेट है, यानी कंपनी को अगर कल को लॉस होता है तो ये मेंबर उस लॉस के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। ठीक है, पर्सनली जिम्मेदार नहीं होंगे। पार्टनरशिप फर्म में ये नहीं होता है। पार्टनरशिप फर्म में उल्टा होता है कि अगर फर्म नुकसान में जा रही है तो ये लोग अपने घर से पर्सनल अपना जो प्रॉपर्टी होती है उसको सेल आउट करें, कुछ भी करें, इसमें पैसा दोबारा से इन्वेस्ट करते हैं ताकि उसको जो है वहाँ पे जो भी लाइबिलिटीज़ होल्डर बैठे हुए हैं उनको पेमेंट प्रॉपर तरीके से की जा सके। बट कंपनी में ये टेंशन मेंबर लोगों को नहीं होती है। तो वही पूछ रहा है वो कॉर्पोरेट वेल क्या है। तो कॉर्पोरेट वेल मतलब ये जो बाउंड्री है ना, वेल माने पर्दा होता है, तो कंपनी और मेंबर के बीच में जो ये पर्दा है इसके बारे में पूछ रहा है वो। दैट मीन्स वो सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट को डिटेल में पूछ रहा है और कुछ नहीं। ठीक, सेपरेट लीगल एंटिटी का एक लॉ है, केस लॉ है, उसको भी आप बता सकते हैं। सैलोमन वर्सेस सैलोमन कंपनी के बारे में एक केस है, उसको आप वहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। व्हेन और अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इज इट लिफ्टेड और पियर्स्ड, यानी किन किन केसेस में, किन किन सिचुएशंस में इसको उठाया जाता है या इसको तोड़ दिया जाता है। ठीक है, तोड़ दिया जाता है का मतलब है कि किस किस केस में ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी वाली जो बाउंड्री है इसको इग्नोर कर दिया जाता है बाय द कोर्ट, और ये लोग पर्सनली रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कंपनी के उस लॉस के लिए या फिर उस कर्जे के लिए जो हमें बाहर वालों को पे करना है। तो कॉर्पोरेट वेल क्या है और किन सर्कमस्टांसेस में, किन सिचुएशन में इस कॉर्पोरेट वेल को उठा दिया जाता है। ठीक है, पर्दे को उठा दिया जाता है।
सेम, ये कोई अगला नया क्वेश्चन नहीं है, ये जस्ट इसका एक पूछने का एक दूसरा तरीका है कि भाई इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट एंड स्टेट द एक्सेप्शन टू सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो कुछ एक्सेप्शन बताने हैं जहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो फेल हो जाता है। तो वही चीज़ें आपसे पूछ रहा है कि कब कब कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कर दी जाती है, उठा दी जाती है या इग्नोर कर दी जाती है, बाय द कोर्ट, बाय द लॉ। दूसरा सेम इसी का ही एक सिनोनियम है, इसी का एक दूसरा पूछने का तरीका है यहाँ पे, द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इट्स मेंबर। तो कमेंट आप करके बताएंगे। जनरली तो नहीं है, बट कुछ कुछ केसेस में हो सकती है। तो तीनों क्वेश्चंस जो है वो सेम ही थे, अलग नहीं था। लास्ट में आपको जब एग्जाम में ना एक 5th नंबर पे क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलता होता है कि एक्सप्लेन एनी 3 क्वेश्चन, आपको 4-5 छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स दे देता है, बोलते हैं एक्सप्लेन एनी 3। तो उनमें से एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इस चैप्टर 1 से कि भाई इलीगल एसोसिएशन किसे बोला जाता है, इलीगल एसोसिएशन क्या है। तो आप इसको भी रेडी करके जाएंगे। कितने क्वेश्चन हमने देखे यहाँ पे, 1, 2, ये पूरा एक ही क्वेश्चन था, ये अलग अलग फॉर्म थे बस इसके, 1, 2, 3 एंड 4, 4 क्वेश्चंस बनते हैं पहले वाले चैप्टर से। आपको ये चारों क्वेश्चन तैयार करके जाने हैं। चैप्टर नंबर 2, काइंड्स ऑफ कंपनीज, यानी कंपनीज के टाइप्स यहाँ पे हम बात करेंगे। तो यहाँ से आप पहला क्वेश्चन कवर करके जाएंगे कि भाई व्हाट इज पब्लिक कंपनी। जब भी आप पब्लिक कंपनी को डिफाइन करेंगे ना, तो वो बोलेगा पब्लिक कंपनी वो सभी कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। मतलब इसकी डेफिनेशन में पहले तो क्या लिखा रहता है कि पब्लिक कंपनी मतलब वो कंपनी जो प्राइवेट नहीं है, और फिर प्राइवेट की डेफिनेशन दी रहती है। तो अल्टीमेटली आपकी दोनों डेफिनेशन रेडी हो जाएंगी, प्राइवेट कंपनी क्या है और पब्लिक कंपनी क्या है। ठीक, तो आप इस क्वेश्चन को रेडी करें, जिसके साथ साथ आपका प्राइवेट कंपनी क्या है वो भी रेडी हो जाएगा। अगला आपको डिफरेंस पूछ सकता है कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी क्या है। जैसे कि अगर मैं बात करूं पेटीएम कंपनी, ठीक है, ये जो पेटीएम लिमिटेड है ये एक सब्सिडरी कंपनी है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड की। तो एक कंपनी है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, पहले ये वाली कंपनी बनी थी, फिर इसके अंडर ये वाली कंपनी बनाई गई। सेम ऐसी पेटीएम लिमिटेड की भी खुद की भी सब्सिडरी कंपनीज हैं। तो ये जो मेन वाली है ये होल्डिंग हो गई, और इसकी सहायक कंपनी, इसकी जो अंदर कंपनी बनी हुई है दैट इज सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, सेम इसके अंदर जो भी कंपनी बनी है XYZ, ये सब्सिडरी हो गई किसकी, पेटीएम लिमिटेड की, और पेटीएम इसकी होल्डिंग कंपनी हो गई। तो इस तरीके से आप वहाँ पे थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज 1 पर्सन कंपनी। काफ़ी पॉपुलर कंपनी का टाइप है ये। अभी तक प्राइवेट कंपनी और लिमिटेड कंपनी दो ही तरीके के लोग कंपनी ओपन करते थे, अब एक 1 पर्सन कंपनी आ गई। इसके अंदर सोल प्रोपराइटर वाले फीचर्स भी मिल जाते हैं, यानी अगर मैं अकेला हूँ, मुझे कोई साथ में नहीं मिल रहा है कंपनी ओपन करने के लिए, तो मैं अपने सिंगल बेस पर भी जो है कंपनी को ओपन कर सकता हूँ। पहले ऐसी सुविधा नहीं थी, अभी 2013 कंपनी एक्ट के अंदर इस सुविधा को लाया गया है। इस तरीके की कंपनी को रजिस्टर करने का प्रावधान लाया गया है। बोलता है व्हाट आर द प्रिविलेजेस इंजॉयड बाय सच कंपनी। ऐसी कंपनियों को कौन कौन से सुविधाएं जो है मिलती हैं, क्या क्या ये कंपनियां कर सकती हैं। कुल मिला के आपसे वो 1 पर्सन कंपनी के फीचर्स जानने की कोशिश कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज प्राइवेट कंपनी बिकम्स पब्लिक कंपनी। या फिर इसको दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि प्रोसीजर्स बताओ, प्रोसेस बताओ कन्वर्ट करने के, किसको, प्राइवेट कंपनी को, किस में, पब्लिक कंपनी में। यानी अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है और आप उसे पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या क्या स्टेप्स हैं वो आपको यहाँ पे डिस्कस करने पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये दोनों में से किसी भी तरीके से इसे पूछा जा सकता है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी में थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं, आप डिफरेंस भी अपना तैयार करके जाएं कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस क्या होता है। एक छोटा डिफरेंस, जो भी प्राइवेट कंपनी है उसके नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखा रहता है, और जो भी पब्लिक कंपनी है उसके नाम के पीछे लिमिटेड लिखा रहता है। इतना थोड़ा सा मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे हमारे कितने क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से प्रिपेयर करके जाने हैं इस चैप्टर से। चैप्टर नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, यानी कंपनी को फॉर्म करते वक्त हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उन चीज़ों के बारे में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। बेसिकली मैंने यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड ही क्वेश्चन रखे हुए हैं, जैसे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ न्यू कंपनी। जब भी आप कोई कंपनी रजिस्टर करते हैं तो उसके ऑनलाइन प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या स्टेप्स हैं, किस वेबसाइट पे जाना है, फिर क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक नई कंपनी रजिस्टर कैसे की जाती है, ऑनलाइन के थ्रू। एक क्वेश्चन बनता है कि प्री इनकॉर्पोरेशन एंड प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। बेसिकली प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। ये यहाँ पे भी मुझे कॉन्ट्रैक्ट लिख देना चाहिए था इस जगह पर, बट कोई बात नहीं। तो ये 2 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। देखो यार, ये यहाँ पे मान लीजिए हमारी कंपनी रजिस्टर होती है, और रजिस्टर करने से पहले हम अप्लाई करते हैं, रजिस्टर इस दिन को हो गई, तो इस डेट के बाद जितने भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कंपनी के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। यानी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, आफ्टर रजिस्ट्रेशन जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं।
बिफोर रजिस्ट्रेशन जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। एक छोटा सा इनके बीच में एग्जाम वो दे दूँ, डिफरेंस दे दूँ कि कंपनी लाइबल नहीं होती है इन वाले कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, क्योंकि कंपनी उस टाइम बनी नहीं थी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे वो प्रोमोटर्स के नाम पे किए जा रहे थे जिन्होंने उस कंपनी को बनाया था। लेकिन ये वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनमें अगर कोई भी गड़बड़ करती है तो कंपनी विल बी लाइबल, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनमें कंपनी का नाम मेंशन रहेगा, क्योंकि कंपनी रजिस्टर हो चुकी है, उसका जन्म हो चुका है, उसका नाम इन वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में, प्रोविजनल वाले कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर शामिल होगा। यहाँ पर प्रोमोटर्स लाइबल नहीं रहेंगे, यहाँ पे क्या कौन लाइबल रहेगा, कंपनी लाइबल रहेगी। तो यहाँ से हमने कितने क्वेश्चंस पिक करे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, इन दोनों क्वेश्चंस को आपको रेडी करने हैं। चैप्टर नंबर 4 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, जब भी आप कंपनी रजिस्टर करते हो आपको 2 डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होते हैं बेसिकली, MOA एंड AOA, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब इसका चैप्टर अलग है, इसका चैप्टर अलग है। जैसे आप पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करते हो तो वहाँ पे आपको पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती है, सेम कंपनी बनाते वक्त आपको ये 2 डॉक्यूमेंट्स जो है रेडी करने पड़ते हैं। पहला हमारा जो चैप्टर है ये 4 ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर बेस्ड है। इसमें क्वेश्चन आता है आपका, एक्सप्लेन द लॉ रिलेटेड टू ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन मतलब चेंज करने की बात कर रहा है, ऑफ नेम क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखो पहले तो आपको पता होना चाहिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है, एंड देन इसके अंदर कुछ क्लॉज होते हैं, करीबन 5 क्लॉज 5-6 क्लॉज 1 2 3 4 5, जैसे कि नेम क्लॉज यानी क्या कंपनी का नाम होगा आप इस डॉक्यूमेंट में मेंशन करते हैं, और ऑब्जेक्ट क्या रहेगा हमारी कंपनी का, तो एक ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, ठीक है। फिर एक आपका हो गया भाई रजिस्टर ऑफिस आपका कहाँ रहेगा, ऐसे करके कुछ क्लॉजेस बने हुए हैं। तो वो बोल रहा है कि अगर आपको नेम बदलना है अपनी कंपनी का तो ऑब्वियस ही बात है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो वो कोई सा भी क्लॉज के चेंजेस के बारे में पूछ सकता है। ऑल्टरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऑल्टरेशन किसके अंदर करना है, ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर रजिस्टर करना है। तो ये आपको नेम एंड ऑब्जेक्ट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाला या नेम वाला, इवन आप नेम वाला ही करके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ भी गया ना तो आप नेम क्लॉज वाले के ऑल्टरेशन स्टेप्स को ही लिख के आ जाना, कोई बात नहीं है, एटलीस्ट कुछ तो लिख के आओगे। तो आप एक चीज़ ज़रूर पढ़ के जाना, ऑल्टरेशन प्रोसेस क्या क्या होते हैं, क्या लॉज हैं ऑल्टरेशन करने के रिगार्डिंग किसी भी क्लॉज को, किसके अंदर के, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर आने वाले क्लॉजेस के ऑल्टरेशन के लॉज पूछ रहा है वो आपसे। दूसरा क्वेश्चन है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अभी डॉक्ट्राइन का मतलब तो हो गया प्रिंसिपल, यानी आपसे कुछ सिद्धांत पूछ रहा है वो किस चीज़ के, अल्ट्रा वायरस के। अब अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर, बियॉन्ड मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बियॉन्ड द पावर, ठीक है। तो पहले तो आप यहाँ बताएंगे कि बियॉन्ड द पावर, ऑब्वियस ही बात है कोई भी जो प्रोमोटर है वो बियॉन्ड द पावर नहीं जा सकता, उनकी जो ड्यूटीज़ हैं वो सेलेक्टेड है, क्योंकि जो कंपनी जब बन गई तो कंपनी फिर अकॉर्डिंग टू MOA और AOA चलेगी, फिर वो इनके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। जो भी MOA और AOA में लिखा हुआ है, ये MOA और AOA जो है एक तरीके से कंपनी का संविधान होता है। जैसे हमारा देश है तो देश कैसे चलता है, संविधान से चलता है, सरकार नहीं चलाती देश को। ऐसे नहीं कि सरकार के मन में जो आएगा सरकार वो करने लग जाएगी, नहीं, सरकार भी रूल्स को फॉलो करती है, और कोई रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो फिर सरकार को भी डांट पड़ती है। और कौन डांट मारेगा, ऑब्वियस ही बात है सुप्रीम कोर्ट डांट मारेगा। तो सेम यहाँ पर भी हमारा कंपनी लॉ है वो डांट लगाएगा हर कंपनी को, हर कंपनी के उन मेंबर्स को जो भी इस कॉन्स्टिट्यूशन का पालन नहीं करेंगे। और ये कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, ये सब मेंबर्स लोगों ने मिलकर ही बनाया है जो कंपनी के मेंबर्स थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि सभी मतलब क्या क्या पावर्स में रहकर, किन किन क्या क्या बाउंड्रीज़ में रहकर जो है सभी मेंबर्स को काम करना होता है, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या मेंबर्स हैं उनको, उनकी जो बाउंड्री है वो क्या क्या है। इसके अलावा इसके कुछ एक्सेप्शंस भी कई बार पूछ देता है कि किन किन जगहों पे बियॉन्ड द पावर जाके काम किया जा सकता है, ये भी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। एक इमरजेंसी, मान लो आप किसी शॉप के अंदर हो, आप एक सेल्स पर्सन हो, ठीक है, अब आपकी कुछ सेलेक्टेड ड्यूटीज़ हैं। अब वहाँ पे क्या हुआ कि मान लो एक शोरूम के अंदर साइड में कहीं पे आग लग जाती है, तो अब आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि नहीं यार वो तो मेरी राइट्स में आता ही नहीं है, उसका तो वो काम तो मुझे दिया ही नहीं है, वो मेरा काम नहीं है आग बुझाने का। नहीं, वहाँ पे आप अपने इनको तोड़ोगे रूल्स को और पहले उस आग को बचाओगे। तो ऐसा कुछ केसेस अगर हो रहा है तो आपको ध्यान रखना। तो हमें यहाँ पे एक्सेप्शन पूछ लेता है कई बार कि भाई किन किन जगहों पर बियॉन्ड द पावर जाके मेंबर्स लोग काम कर सकते हैं, बट इनकी क्या क्या
पावर्स इनको दी गई हैं, किन बाउंड्रीज में रहकर इनको नॉर्मली काम करना है वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो प्रिंसिपल बताने हैं आपको अल्ट्रा वायरस के। 2 ही क्वेश्चन रहेंगे इस चैप्टर से। चैप्टर नंबर 5 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अभी मैंने 2 डॉक्यूमेंट्स की बात करी थी, एमओए और एओए के बारे में। तो दोनों के दोनों ही हमारे लिए कंपनी के क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं। इनके दायरे में रहते रहते ही सभी जो मेंबर्स हैं या कंपनी के जितने भी ऑफिशियल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स लोग हैं, उनको काम करना होता है। तो एमओए के अंदर हमने अभी देखा था डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, यानी अल्ट्रा वायरस का मतलब वहाँ पे आपको बाउंड्रीज दी जा रही है कि इसके दायरे में रहते रहते आप सभी को काम करना है। कंपनी के अंदर मैनेजमेंट को बोला जा रहा है। अगर वो इससे बाहर जाएंगे, यानी इसके बाहर निकल कर उन्होंने कोई डिसीजन मेकिंग करी है, तो उसको वॉइड माना जाएगा, उसको जो है तवज्जो नहीं दी जाएगी कानून के नज़र में। सेम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर एक क्वेश्चन दोबारा से पूछा जाता है, डॉक्ट्राइन अगेन दोबारा प्रिंसिपल पूछ रहा है इंडोर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। इंडोर मैनेजमेंट का मतलब इंटरनल मैनेजमेंट। तो एओए के अंदर इस क्वेश्चन को रखा जा रहा है। कहता है कि भाई जैसे लेट से कोई पर्सन है और वो हमारी कंपनी से कुछ डील करता है ना, कुछ भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कुछ भी डील कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है अब कोई भी जो भी इंटरनली फंक्शन हम करेंगे, जो भी हमारी इंटरनल फॉर्मेलिटीज़ होंगी, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है उन इंटरनल फॉर्मेलिटीज़ को वो ठीक से हुई है या नहीं हुई है इसको देखने में। ठीक है, ये तो बेचारा है ना, ये तो बाहर बैठा हुआ है, इसने तो कंपनी के साथ हाथ मिलाया। अब कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट है वो चालबाजी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको कोई मतलब नहीं है। यानी कल को अगर इसके साथ फ्रॉड होता तो जो लॉ है वो किसका फेवर लेगा, वो इस आदमी का फेवर लेगा, क्योंकि ये बेचारा है, इसको नहीं पता कि कंपनी के अंदर क्या फॉर्मेलिटीज़ किस तरीके से हुई हैं। अब मान लो किसी डॉक्यूमेंट के अंदर 3 लोगों के साइन चाहिए थे और वहाँ पर सिर्फ 2 ही लोगों के साइन जो है कंपनी सेक्रेटरी ने या फिर किसी भी मैनेजर ने वहाँ पे 2 ही लोगों के साइन लिए। तीसरे वाले के सिग्नेचर के लिए उसने क्या करा, खुद से ऐसी रफली साइन मार दिया रैंडमली। ठीक है, कल को इस पर्सन को कुछ प्रॉब्लम आती है उस डॉक्यूमेंट या उस डील के रिगार्डिंग जहाँ पे वो थर्ड साइन जो था वो फेक था या कुछ ऐसा, तो ऐसे केस में लॉ इस पर्सन को डांट नहीं लगाएगा। इस पर्सन को ये नहीं बोलेगा कि तुम्हें देखना चाहिए था कंपनी के अंदर की साइन ठीक है या नहीं है। इस बेचारे को क्या पता, लॉ किसको डांट लगाएगा, कंपनी को डांट लगाएगा। इसकी जिम्मेदारी है कि जो इंटरनल मैनेजमेंट हो रहा है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन कुछ सेलेक्टेड एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे इस बंदे की भी जिम्मेदारी बनती है कि ये भी थोड़ा अलर्ट रहे। जैसे कि जब भी ये पर्सन कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करने आ रहा है तो इसकी ड्यूटी बनती है कि पहले वो कंपनी के एमओए और एओए को रीड कर ले कि क्या क्या कंडीशंस हैं, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी का क्या टर्म्स एंड कंडीशन है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने का या डील करने का। तो इसकी गलती इसने नहीं पढ़ा उस कंपनी का एओए, उसको पढ़ना चाहिए था। तो कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पर ये पर्सन भी पर्सनली लाइबल हो जाता है, मतलब वहाँ पर कंपनी की गलती नहीं, इस पर्सन की भी गलती मानी जाती है कि आपने भी मिस्टेक की है। ये क्वेश्चन रेडी करेंगे, एक ही क्वेश्चन यहाँ से मैंने रखा हुआ है। चैप्टर नंबर 6 प्रोस्पेक्टस। देखो प्रोस्पेक्टस क्या होता है ये तो हमें थोड़ा बहुत डेफिनेशन पढ़ के जानी है कि प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कंपनी अपने बारे में सारी चीज़ें बताती है। हमारी शेयर होल्डिंग कितनी है, हमारे कंपनी का नाम क्या है, क्या हमारे कंपनी के ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं, कितना हमने पिछले सालों में रेवेन्यू जनरेट किया है, क्या हमारी बैलेंस शीट्स रही हैं पिछले 2-3 सालों की। सारी बातें जो भी कंपनी अपने बारे में लंबी लंबी फेंकती हैं वो सारी प्रोस्पेक्टस के अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, जैसे आप कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने जाते हैं, वहाँ पर आपको प्रोस्पेक्टस दिया जाता है उस कॉलेज का। वो कॉलेज अपने बारे में लंबी लंबी फेंकता है, हमारी इतनी ब्रांचेज हैं, इतने लोग हमने अरे यहाँ से पढ़े हुए हैं, इतने का पैकेज हमने दिया हुआ है, बहुत सारी बातें। सेम प्रोस्पेक्टस भी कंपनी जारी करती है अपना अपना। इसके यहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा आपका, हु आर लाइबल एंड टू व्हाट एक्सटेंट फॉर मिस स्टेटमेंट, यानी कौन लाइबल है और कितना लाइबल है मिस स्टेटमेंट के लिए अगर प्रोस्पेक्टस में लिखी गई है। मतलब प्रोस्पेक्टस में अगर कोई ऐसी बात लिखी गई है वो जो झूठ है, जो दूसरे को जो है वो कर देती है कि यार इस कंपनी से जुड़ना चाहिए, ये तो अच्छा है, बहुत अच्छी कंपनी है। तो अगर ऐसे किसी के साथ आप फ्रॉड कर रहे हो कुछ मिस स्टेटमेंट के थ्रू, तो कौन लाइबल होगा और कितना लाइबल होगा, मतलब कितनी पेनल्टी लगेगी उस पर्सन को, ये सब बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। दूसरा, ये अलग क्वेश्चन नहीं है, ये इसी का ही क्वेश्चन है लेकिन पूछने का एक तरीका था। यहाँ पे एक केस स्टडी के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा है। अमित परचेज फ्रॉम कमल 1000 शेयर ऑफ एबीसी लिमिटेड। अमित ने क्या करा, परचेज करा है कमल से 1000 शेयर एबीसी लिमिटेड के ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे। उसने प्रोस्पेक्टस रीड करा होगा, उसको अच्छी बात लग गई कुछ उसके अंदर, कंटेनिंग अ रॉन्ग स्टेटमेंट, जिस प्रोस्पेक्टस में कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो है कंटेन थी। व्हाट रेमेडीज आर अवेलेबल टू अमित, तो अमित के लिए यहाँ पे कौन कौन सी रेमेडीज अवेलेबल है। रेमेडीज मतलब उपचार, तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि कौन लाइबल है ये तो नहीं, लेकिन कितना लाइबल है, मतलब वो ऑब्वियस ही बात है वो केस करेगा, फिर उसको क्या क्या वहाँ से जो है न्याय मिल सकता है, वो आप पहले वाले क्वेश्चन की बातें वहाँ पे डिस्कस करके आ सकते हो। दैट्स इट।
चैप्टर नंबर 7, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़। जो शेयर्स एंड डिवेंचर्स हैं, कंपनी इनको इशू करती है। इशू करने के बाद सबसे पहले देखो कंपनी इशू करती है, इशू मतलब एडवर्टीज़ करती है कि आओ हमारे शेयर्स खरीदो, डिवेंचर्स खरीदो। फिर लोग उसमें अपना इंटेंशन दिखाते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद कंपनी उनको अलॉट करती है उन शेयर्स या डिवेंचर्स को। तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन मैंने नहीं दिया है, आप अपनी तरफ से करना चाहते हो कर लेना, बट छोड़ दो इस चैप्टर को, मैं तो कहूँगा। अगला चैप्टर नंबर 8 है काइंड ऑफ शेयर्स एंड शेयर कैपिटल। शेयर कितने तरीके के हैं अलग अलग। तो पहला बाय बैक ऑफ शेयर्स क्या होता है, ये आपको पढ़ना है यहाँ से। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है, ये पढ़ना है आपको, और 2 ही क्वेश्चन करके जाने हैं। वैसे तो यहाँ से बोनस शेयर क्या होता है, राइट इशू क्या होता है, और यहाँ से आपका एक ई शॉप आ जाता है, एक एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है, ये सब आता है। बट 2 क्वेश्चन करके जाओ, बेस्ट है, सिंपल। चैप्टर अगला शेयर सर्टिफिकेट, यहाँ से भी मैंने कोई क्वेश्चन नहीं रखे हुए हैं। अगला चैप्टर है कॉल्स फॉर फीचर एंड सरेंडर ऑफ शेयर्स, यहाँ से भी मैंने कोई क्वेश्चन नहीं रखे हुए हैं। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर से भी कुछ नहीं रखा। डायरेक्टर्स चैप्टर नंबर 12, थोड़ा सा यहाँ से करके जाएंगे। क्या आपको बताना है कि ये DIN क्या होता है। जब भी आप किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर बनते हैं तो आपको वहाँ से एक आइडेंटिफिकेशन मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब आप इसको जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर पता लगेगा कितने डिजिट्स का होता है, कितने कैसे मिलता है, और भी छोटी छोटी बातें इसमें पढ़ लेना आप अपने आप से। होल टाइम डायरेक्टर किसे बोलते हैं, ये आप पढ़ के चले जाना। डायरेक्टर अलग अलग तरीके के होते हैं, उसमें से एक डायरेक्टर है होल टाइम डायरेक्टर। जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर क्या है, होल टाइम डायरेक्टर क्या है, तो आप होल टाइम वाले को पढ़ के चले जाना, सिंपल। अगला चैप्टर है वेरियस टाइप्स ऑफ मीटिंग एंड रेजोल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैंने बताया 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट आप रख कर जाना, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 13, वेरियस टाइप्स ऑफ मीटिंग एंड रेजोल्यूशन। इसके अंदर क्या क्या आ सकता है उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे दूं कि जब भी मीटिंग की बात आती है तो मीटिंग आपको यहाँ पे 3 तरीके की देखने को मिलती है। 3 मीटिंग्स आपको देखने को मिलती है। एक तो SGM बोले तो स्टैच्यूटरी जनरल मीटिंग, AGM एनुअल जनरल मीटिंग, और एक EGM इमरजेंसी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी आप इसे बोल सकते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग तो हर साल होती है, हर कंपनी को अपनी एनुअल जनरल मीटिंग हर साल करनी होती है। स्टैच्यूटरी जनरल मीटिंग कह सकते हैं आप वंस अपॉन अ टाइम, यानी कंपनी की लाइफ में कभी एक बार, और ये जनरली जो है कंपनी जब स्टार्ट होती है तो उस दौरान ही इसको कर दिया जाता है। ये कुछ ऐसी मीटिंग होती है, मान लो कंपनी स्टार्ट हुई तो कंपनी ने एक SGM रखा जिसके अंदर सारे मेंबर लोग, डायरेक्टर लोग आएंगे और आपस में एक छोटी मोटी पार्टी शार्टी कर रहे होंगे कि ये वो, थोड़ा बातचीत, कुछ ऐसा। AGM के अंदर हमारे अलग अलग एजेंडाज, हर साल AGM रखी जाती है और उसमें अलग अलग एजेंडाज को डिस्कस किया जाता है कि हमने इस साल क्या अचीव किया और हम अगले साल क्या करने जा रहे हैं। ये सारी बातें, इन सभी को आप एजेंडा बोलते हैं। इन सब पे जो है चर्चा की जाती है। एजेंडा के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए इन्होंने एक चीज़ डिसाइड करी है कि हम अपनी कंपनी का नाम में थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज करना चाहते हैं। ये एक एजेंडा है, ये एक मुद्दा रखा है इन्होंने। तो इस मुद्दे को ऐसे नहीं कि बस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर जो बड़े लोग हैं मेंबर्स, वो लोग बोलेंगे कि नाम चेंज कर रहे हैं तो चेंज कर देंगे, नहीं। होता क्या है, ऑडिटोरियम बुक है, वहाँ पे मीटिंग चल रही है, स्टेज पे हमारे चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टीम है वो भी बैठी हुई है, और सारे जो मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो सारे नीचे यहाँ पे चेयर्स पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ से एक एजेंडा रखा गया कि हम अपनी कंपनी का नाम बदलना चाहते हैं, तो इसके ऊपर वोट करवाई जाती है। वोटिंग, ऐसे नहीं कि अपनी इच्छा से सारी चीज़ें बदल दो, वोटिंग होती है कि कौन कौन लोग इसके फेवर में है कि हम नाम बदलना चाहते हैं। वोटिंग का मतलब यहाँ पे रेजोल्यूशन पास करवाया जाता है। रेजोल्यूशन पास करवाने का मतलब हो गया कि हामी भरवाई जाती है लोगों से। अब रेजोल्यूशन भी 2 तरीके के होते हैं, एक तो जनरल रेजोल्यूशन या फिर जिसको आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बोल सकते हो, नॉर्मल रेजोल्यूशन, और एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में देखा जाता है कि जो हाँ कहने वाले लोग हैं वो अगर ना कहने वाले से ज़्यादा हैं तो बस काम हो गया, ठीक है। इस तरीके की वोटिंग, इस तरीके के रेजोल्यूशन कुछ सेलेक्टेड एजेंडाज़ के लिए, जो नॉर्मल एजेंडाज़ होते हैं उनके लिए अपनाए जाते हैं। लेकिन कुछ खास एजेंडाज़ होते हैं जिनसे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है कंपनी के प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट पर आगे आने वाले सालों पे, तो ऐसे केसेस में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाए जाते हैं जिसमें 3/4 यानी करीबन 75% हाँ चाहिए होता है उसको पास करवाने के लिए। तो ये रेजोल्यूशन से भी यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड जनरल मीटिंग। किसी भी वैलिड जनरल मीटिंग के लिए क्या क्या बातें पहले आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि आपको प्रॉपरली नोटिस भेजना है, आप नोटिस सभी को भेजा हुआ होना चाहिए। जो मीटिंग का प्लेस है वो एक प्रॉपर जगह पर होना चाहिए जहाँ पे वो सारे लोग आराम से बैठ जाएं। कोरम का आपको ध्यान रखना है। कोरम का मतलब होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ लोग आने ज़रूरी है। ऐसा नहीं है एक ही आदमी आया और आपने मीटिंग शुरू कर दी, नहीं, वहाँ पे मिनिमम कोरम जो है प्रेजेंट होने चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ लोग जो है शेयर होल्डर जो है प्रेजेंट होने ज़रूरी है, तभी उस मीटिंग को वैलिड माना जाएगा।
ठीक, पब्लिक कंपनी के लिए लिमिट अलग है, प्राइवेट कंपनी के लिए लिमिट अलग है। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको आराम से ये चीज़ें पता लग जाएंगी। इसके अलावा क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रेजोल्यूशन। मैंने बताया दो तरीके के रेजोल्यूशन है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन। दोनों ऑर्डिनरी किन किन सिचुएशन में पास किए जाते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन किन किन सिचुएशन में पास किए जाते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स आप बताएंगे वहाँ पर। उसके अलावा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवाने के लिए क्या कंडीशन है कि भाई जो येस वाले जो लोग हैं वो मोर देन अगर नो है तो एजेंडा पास माना जाएगा, रेजोल्यूशन पास माना जाएगा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास कब माना जाएगा, जब 3/4 लोग हाँ कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से बताया जा रहा है कि विच में बी पास्ड इन अ मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, किस तरीके के जो रेजोल्यूशन है वो शेयर होल्डर मीटिंग में पास करवाए जाते हैं। डन। इसके अलावा छोटे छोटे क्वेश्चंस जैसे कि प्रॉक्सी क्या होता है। तो प्रॉक्सी कुछ नहीं है, एक रिप्रेजेंटेटिव है। मान लीजिए कोई मेंबर आया नहीं है तो वो अपने बिहाफ पर जब किसी और पर्सन को भेजता है तो वो पर्सन प्रॉक्सी कहलाता है। दैट्स इट, थोड़ा सा पढ़ लेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा कोरम मैंने अभी बताया, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर शुड बी प्रेजेंट इन अ मीटिंग, दैट मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इज नोन एज कोरम, सिंपल। एंड मिनट्स क्या होता है, तो जब भी ये जो मैंने बताया था स्टेज पे जो भी कोई माइक पे बोल रहा है, जो भी उसके अंदर कुछ हो रहा है, शेयर होल्डर सामने नीचे बैठे हैं, मान लो कुछ डायरेक्टर ने कोई बात ऐसी बोल दी जिसमें शेयर होल्डर चिल्लाने लग गए, एक शेयर होल्डर ने जूता मारा यहाँ पे फेंक के, तो वो सारी बातें, वो सारा जो भी डिस्कशन हो रहा है वो यहाँ पे साइड में एक पर्सन बैठा होता है, वो उसको रिकॉर्ड कर रहा होता है कि क्या हुआ। पहले चेयरमैन स्टेज पर आए, फिर उन्होंने भाषण दिया, फिर उन्होंने इंट्रोडक्शन किया, फिर उन्होंने 2-3 एजेंडास पे बात की, फिर उन्होंने रेजोल्यूशन पास करवाया। रेजोल्यूशन पास होने में इतना टाइम लगा एंड देन फिर फाइनली रेजोल्यूशन पास हुआ और इतने वोट से हुआ, ये सारी बातें। फिर एक आदमी ने जूता फेंका, एवरीथिंग पार्ट ऑफ फनी, बट कुछ तरीके से आप याद कर पाएंगे। तो इस तरीके से सारी बातें जो रिकॉर्ड की जा रही हैं वो हमारी जो पेपर जो वो बन के आता है वो पेपर इज़ नोन एज मिनट्स। तो आपको ऐसे करके ध्यान रखना है। आपने कोर्ट्स के अंदर भी देखा होगा, जज साहब जो भी वहाँ पे केस चल रहा होता है तो नीचे जज साहब के नीचे ही बैठ के वो टाइप राइटर पे फटाफट टाइप कर रहा होता है, मिनट्स लिख रहा होता है, क्या क्या प्रोसीडिंग्स हो रही हैं कोर्ट रूम के अंदर, वो सारी चीज़ें मिनट्स कहलाती हैं। ठीक, इसके अलावा एक चैप्टर है डिविडेंड, चैप्टर नंबर 14। मैंने यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं रखे हैं, आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यहाँ से भी मैंने क्वेश्चन नहीं रखे हैं। ऑडिट एंड ऑडिटर्स, यहाँ से आप एक क्वेश्चन करके जाएंगे कि जो हमारे ऑडिटर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशंस क्या है, यानी कंपनी के लिए ऑडिटर जब चुना जाता है तो वो कैसा वाला होना चाहिए, उसके पास क्या क्या होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, एक तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, और क्या कंडीशंस होनी चाहिए जिससे उसकी क्वालिफिकेशन एक कंपनी के ऑडिटर के लिए सटीक बैठे, और कब कब वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, किन किन केसेस में उसको हम अपने कंपनी के अंदर ऑडिटर नहीं बना सकते। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन भी आपको मिल जाएंगी, ईजिली इन्हें पढ़ना होगा। इसके बाद है चैप्टर नंबर 17, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। कंपनी को कैसे वाइंड अप करना है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं वाइंडिंग अप करने के, किन किन केसेस में कंपनी जो है वाइंड अप हो सकती है, ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बट मैंने यहाँ से नहीं लिए। आप नहीं करें, छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ई फाइलिंग या फिर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये हमारा NCLT, कंपनी के जो भी केसेस होते हैं सारे यही लड़े जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। कंपनी का जो वकील होता है उसको कंपनी सेक्रेटरी बोलते हैं, CS, तो वो यहीं जाके कंपनी के केस लॉज जो है फाइट कर रहा होता है। ठीक है, ऐसी इसके अलावा कुछ और भी स्पेशल कोर्ट्स हैं, मतलब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो है ही, इनके अलावा कुछ स्पेशल कोर्ट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा, तो MCA 21 प्रोजेक्ट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और यहाँ से आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल रेडी करके जाना है। ये एक ही क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग नहीं है। वो इस तरीके से पूछ सकता है कि देखो कंपनी को बहुत सारी फाइलिंग्स करनी होती है भाई, कंपनी को PF का पैसा एम्प्लॉय का जमा करना है, कंपनी को TDS वाला की रिटर्न फाइलिंग करनी है, कंपनी को बहुत सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट के पास जमा करनी पड़ती हैं, सबमिट करनी पड़ती है, फाइल करनी पड़ती है। और वो जो वेबसाइट है, वो वेबसाइट या फिर हम बोले वो प्रोजेक्ट जो है वो MCA 21 है। तो इससे रिलेटेड आपको जो है यहाँ पे कमेंट करके आना है, इसके बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिख कर आना है, ये बताना पड़ेगा आपको इस चैप्टर के अंदर से। MCA 21 का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, बस इसको बढ़िया से करके चले जाओ फटाफट से। तो इस वीडियो में इतना ही मैंने रखा है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे डिस्कस कर दिए हैं मैंने। और अगर आपको, वैसे तो यार मैं बना नहीं पाऊंगा, सच बता रहा हूँ, कल दिन में आप लोगों का शायद एग्जाम होगा 2:30 बजे का, या फिर कुछ लोगों का मॉर्निंग होगा, तो मैं सोच तो रहा था कि इन सभी क्वेश्चंस को एक बार बढ़िया से नोट्स के साथ साथ जो है डिस्कस कर दूं, बट शायद नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे डिस्कस करना चाहिए, खासकर चैप्टर नंबर 1 और वो जो वेरियस मीटिंग्स वाला है, ये 2 चैप्टर्स मैं डिटेल में डिस्कस कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे कुछ आप लोगों को करना होगा मेरे लिए। आप लोगों को करना है क्या है कि आप लोगों को कमेंट्स करना है। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 13 था, एक बार देख लें कौन सा चैप्टर था वो, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 13, यस 1 और 13 लिखकर आप मुझे नीचे कमेंट कर दो, 1/13 ऐसे करके
1/13। तो मुझे लगेगा कि हाँ सच में डिमांड है और मैं फटाफट से अभी 1 घंटे के अंदर अंदर दोनों वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, 1/13 डाल दो बस ऐसे करके। बट कंडीशन इज़ 100 कमेंट्स चाहिए मुझे, मैं तभी मेहनत करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा। 100 कमेंट्स आ जाएंगे 1-2 घंटे में, मैं तुरंत देखता जा रहा हूँ। और इसके लिए आपको शेयर करना पड़ेगा, फटाफट से शेयर कर दो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट। एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिस एंड टेक केयर, बाय बाय।